हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा शर्मा राजस्थान सरकार और वेदांता की CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। तो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं नया चैप्टर जिसका नाम है भारत जनसंख्या संरचना। बच्चों, चैप्टर नंबर 4 का कुछ याद आ रहा है आपको? उसका नाम क्या था? जनसंख्या संरचना के बारे में। यानी कि चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 14 में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है, यानी कि समानता मौजूद है। बच्चों, हमने क्या जाना था कि जनसंख्या संरचना के बहुत सारे घटक होते हैं, जैसे कि आयु वर्ग, लिंगानुपात, साक्षरता। उसी प्रकार बच्चों, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या भी हमने एक घटक के रूप में देखी थी। बच्चों, यहाँ पर ये आंकड़े हम किसके बारे में पढ़ेंगे? भारत से संबंधित आंकड़ों के बारे में पढ़ेंगे, है ना बच्चों? आप ये सोच सकते हैं कि जब चैप्टर्स के नाम सेम है तो ये नया चैप्टर यहाँ पर क्यों लगाया गया, लेकिन बच्चों वो विश्व स्तर पर था। और ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14, इसमें हम भारत के आंकड़ों की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये तो एक डिफरेंस समझ में आ गया आपको चैप्टर नंबर 4 में और 14 में। इसके अलावा बच्चों, यहाँ पर हम एक और नया भाग भी देखेंगे। इसमें हम देखेंगे जनसंख्या का प्रजातीय, भाषाई और धार्मिक संगठन के बारे में। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर नंबर 4 में हमने इन सब के बारे में पढ़ लिया था, ये नया भाग है। इस भाग के अंतर्गत आज हम शुरू करेंगे ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के साथ में। ठीक है बच्चों, तो उठा लेंगे आप अपना पेन, नोटबुक और बुक और मेरे साथ में पढ़ते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम क्या जानते हैं? ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या के बीच के भेद को हम जानते हैं। हम जानते हैं कि ग्रामीण जनसंख्या प्राथमिक कार्यकलाप अधिक करती है, जैसे कि कृषि कार्य, मत्स्य पालन, पशुपालन, खनन, आखेट इत्यादि। जबकि नगरीय जनसंख्या गैर कृषि कार्य करती है, जैसे कि द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम। इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो शुरू करें परिचय के साथ में। बच्चों, हम देख सकते हैं ग्रामीण नगरीय जनसंख्या का इस प्रकार से आप हेडिंग लगाएंगे और परिचय शुरू करेंगे। बच्चों, यदि हम बात करें वर्ष 1921 के भारत की, तो वर्ष 1921 के भारत में 88.8% जनसंख्या कहाँ रहती थी? बच्चों, इतनी बड़ी जनसंख्या गांवों में रहती थी, जबकि मात्र 11% के लगभग जनसंख्या शहरों में रहती थी। तो हम देख सकते हैं कि ग्रामीण जनसंख्या का एक बड़ा भाग वर्ष 1921 तक गांवों में ही रहता था। ठीक है बच्चों, लेकिन जैसे जैसे औद्योगिक विकास हुआ, आर्थिक विकास हुआ, वैसे वैसे लोगों का रुझान नगरों की तरफ बढ़ा और लोगों ने गांवों से नगरों की तरफ पलायन करना शुरू कर दिया। ठीक है बच्चों, तो लिख लेंगे हम। किंतु क्रमशः औद्योगिक विकास होने पर नगरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी तथा नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हुई। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का अनुपात वर्ष 2011 के आंकड़े के अनुसार। बच्चों, यदि हम बात करें भारत देश की, तो भारत देश में वर्ष 2011 के आंकड़ों के अनुसार 68.83% आबादी लगभग में हम बात कर रहे हैं कहाँ रहती है बच्चों? गांवों में रहती है। 68.83% जनसंख्या गांव में रहती है, जबकि 31.16% कहाँ रहती है? नगरों में रहती है। जबकि वर्ष 1921 में हमने क्या देखा था? वर्ष 1921 में हमने देखा था कि 88.8 जनसंख्या कहाँ रहती है बच्चों? वो गांव में रहती थी और मात्र 11% के आसपास जनसंख्या कहाँ रहती थी? नगरों में रहती थी। तो बच्चों, 21% का उछाल आया है वर्ष 1921 से 2011 के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, तो हम क्या समझ रहे हैं? धीरे धीरे गाँव से लोगों का रुझान कहाँ हो रहा है? नगरों की तरफ हो रहा है। आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे हम ग्रामीण जनसंख्या के बारे में। भारत की अधिकतर जनसंख्या गांवों में निवास करती है। बच्चों, आप जानते हैं कि भारत जो देश है वो मूलतः ग्राम प्रधान देश है, यानी कि जो ग्रामीण जनसंख्या है वो ज़्यादा है। और बच्चों, भले ही नगरीय जनसंख्या ज़्यादा हो चुकी हो, लेकिन फिर भी गाँव में आज भी 68% जनसंख्या रहती है। ग्रामीण जनसंख्या की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है बच्चों? कृषि और उससे जुड़े हुए प्राथमिक कार्यों में निर्भरता है। बच्चों, इसी कार्य के आधार पर ही तो हम जनसंख्या को विभाजित करते हैं, ग्रामीण में और नगरीय में। ठीक है बच्चों, लिखेंगे हम। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश के कुल गांवों की संख्या कितनी है बच्चों? 6,40,867। बच्चों, ये पूरे भारतवर्ष के गांवों की संख्या है। 6,40,867। आगे बढ़े और बच्चों देखते हैं हम
अलग अलग राज्यों में गांवों की संख्या क्या है? सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। बच्चों, लोकेशंस आपको अपनी एटलस में ढूंढनी है कि उत्तर प्रदेश कहाँ पर है। ठीक है बच्चों, यदि आप ऐसा ही करेंगे तो आपको भारत के विभिन्न राज्यों की स्थिति अच्छे से मालूम हो जाएगी। तो बच्चों, उत्तर प्रदेश में कितने गांव हैं? 1,06,704 गांव हैं। ठीक है बच्चों, और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में गांव है 54,903, उड़ीसा में है 51,313 गांव, और बिहार में है 44,874। और यदि हम हमारे राज्य की बात करें, राजस्थान की, तो 44,672 राज्य हैं। महाराष्ट्र में है 43,663 और पश्चिम बंगाल में है 40,203 गांव। तो बच्चों, हम इस आंकड़े से पता लगा सकते हैं कि भारत में गांवों की संख्या कितनी ज़्यादा है और भारत को गांवों का देश क्यों कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ें और देखते हैं वो राज्य जहां पर हमने ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बताया हुआ है कि कौन से राज्य में कितने प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण है। और बच्चों, इसमें टॉप किया है किसने? हिमाचल प्रदेश में। यानी हिमाचल प्रदेश की कुल आबादी में से 89.96% आबादी कहाँ रहती है? गांवों में रहती है, यानी कि वो प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न है। ठीक है बच्चों, तो आपको इस फैक्ट को याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या रहती है। उसके बाद में नाम आता है बिहार का। बिहार में 88.70%, असम में 85.92%, उड़ीसा राज्य की बात करें तो 83.32%, मेघालय में है 79.92%। ठीक है बच्चों, तो आपको याद रखना है हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ग्रामीण जनसंख्या के प्रतिशत के बारे में, और इसमें नंबर 1 है हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़े बच्चों और देखें हम उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश की 77.72% जनसंख्या कहाँ रहती है? गाँवों में रहती है। और हमने उत्तर प्रदेश के गाँव की संख्या भी देखी थी, 1,06,704। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में 77.33% जनसंख्या ग्रामीण है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नगरीय जनसंख्या के बारे में। ठीक है बच्चों, अब तक हमने चर्चा की ग्रामीण जनसंख्या के बारे में कि ग्रामीण क्षेत्र कितने हैं और कौन कौन से राज्यों में कितने प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण है। अब हम चर्चा कर लेते हैं नगरीय क्षेत्रों की। तो बच्चों, सन 1981 की जनगणना के अनुसार भारत में विभिन्न आकार वाले 3,245 नगर थे। बच्चों, हमने परिभाषा पढ़ी थी कि नगर किसे कहते हैं? नगरीय क्षेत्र वो होते बच्चों जहां पर ज़्यादातर लोग गैर प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न होते हैं। इसके अलावा 1 लाख से अधिक और 10 लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों को हम नगर कहते हैं। बच्चों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वर्ष 1921 में 11.2% जनसंख्या नगरों में रहती थी। वर्ष 1981 में यह 23.4% हो गई और वर्ष 2011 आते आते यह 31.16% का आंकड़ा छू चुकी है। ठीक है बच्चों, तो हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे नगरों की संख्या बढ़ रही है और नगरों में जनसंख्या का प्रतिशत भी बढ़ रहा है। ठीक है बच्चों, आप इस मैप के माध्यम से भी अपने आंकड़े बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका होमवर्क है, आपको इस मैप को देखना है और इन संकेतों का भरपूर उपयोग करते हुए अपनी एक टेबल बनानी है। आगे बढ़े बच्चों और देखते हैं नगरीय जनसंख्या राज्य स्तर पर सन 2011 में कि कौन कौन से राज्यों में कितने कितने नगर हैं। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे हम सन 2011 में भारत में नगरों की कुल संख्या कितनी बताई गई है बच्चों? 7,935 है। ठीक है, और इसमें से सबसे नंबर 1 कौन है? तमिलनाडु है। तमिलनाडु में नगरों की संख्या है 721। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश टॉप पर था गांवों की संख्या के मामले में, उसी प्रकार तमिलनाडु भी टॉप पर है 721 नगरों के साथ में। उसी प्रकार बच्चों उत्तर प्रदेश में है 648 नगर, मध्य प्रदेश में है 364 नगर, महाराष्ट्र में है 256 नगर, कर्नाटक में है 220 नगर, गुजरात में है 195 नगर और राजस्थान में है बच्चों 185 नगर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने क्या लिखी है? नगरों की संख्या कि कौन से राज्य में कितने नगर हैं, और इसमें सबसे नंबर 1 है तमिलनाडु 721 नगरों के साथ में। और भारत में कुल कितने नगर हैं? भारत में है 7,935 नगर। आगे बढ़े बच्चों और लिखेंगे हम
सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ रहती है बच्चों? मिजोरम में रहती है। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ रहती है बच्चों? हिमाचल प्रदेश में रहती है। ठीक है बच्चों, और इसका मतलब क्या है कि न्यूनतम नगरीय जनसंख्या, या तो मैं ये कह दूं कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, या फिर मैं ये कह दूं कि न्यूनतम नगरीय जनसंख्या, तो बात एक ही हो जाती है बच्चों। हिमाचल प्रदेश में मात्र 10.04%। ठीक है बच्चों, तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ है? मिजोरम में, जहाँ 51.51% नगरों में रहता है। आगे बढ़े बच्चों और देखते हैं कि भारत में आर्थिक प्रगति के साथ में जनसंख्या में नगरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है। बच्चों ऐसा प्रत्येक देश के साथ में होता है, भारत में भी हो रहा है कि जैसे जैसे औद्योगिकरण होता है वैसे वैसे आर्थिक प्रगति होती है, और आर्थिक प्रगति के साथ ही जो जनसंख्या होती है वो नगरों में शिफ्ट होने लग जाती है। ठीक है बच्चों, देश में जहां सन 1911 में नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या की केवल 10% थी, और अब सन 2011 में यह 31.10% हो गया है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत। बच्चों तमिलनाडु कहाँ आ रहा है? यहाँ पर क्रम संख्या 1 है। ठीक है, लेकिन नंबर 1 कौन है? मिजोरम है। ठीक है बच्चों, मिजोरम में 51.51% के साथ में नंबर 1 पर है, और यहाँ पर हमने तमिलनाडु की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत दर्शाया हुआ है 48.45%। केरल की बात करें तो केरल में है 47.72%, महाराष्ट्र में है 45.23%, और बच्चों गुजरात में है 42.58%, कर्नाटक में है 38.57%, और बच्चों पंजाब में है 37.49%। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या देखा? नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत देखा। अब हम लिख लेते हैं इसके बारे में। तो बच्चों अब हम क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे भारत में नगरीय जनसंख्या वृद्धि के कारण। बच्चों वैसे तो आप बहुत परिचित हो चुके हैं, फिर भी पढ़ लेते हैं हम। बच्चों सबसे पहले कारक आता है रोजगार का, कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है? रोजगार का अभाव होता है। इसकी वजह से लोग नगरों में रहना पसंद करते हैं और इसीलिए नगरीय जनसंख्या बढ़ती जाती है। अगला कारण है बच्चों, नगरों में गांव की अपेक्षा अधिक सुविधाएं। बच्चों यदि हम बात करें चिकित्सा सुविधा की या शिक्षा की सुविधा की, तो गांव के मुकाबले नगरों में यह अधिक सहज और सरलतम रूप में उपलब्ध हो जाती है। इसलिए बच्चों गांव से नगरों में लोग आकर रहने लग जाते हैं। तीसरा कारण है नगरीय आकर्षण। बच्चों यदि आप नगर की यात्रा करें और गांव की यात्रा करें तो आपको भी महसूस होगा कि जो नगरीय जीवन है उसमें अधिक अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। ठीक है बच्चों, इसीलिए लोग गांव को छोड़ना पसंद करते हैं और नगरों में बसना पसंद करते हैं। इसके अलावा बच्चों शिक्षा का प्रसार। बच्चों ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि शिक्षा और उच्च शिक्षा के जो स्कोप होते हैं वो नगरों में ज़्यादा होते हैं। बच्चों यदि हम मेडिकल प्रिपरेशन की बात करें या इंजीनियरिंग प्रिपरेशन की बात करें, सारे के सारे जो ये क्षेत्र हैं वो कहाँ मौजूद होते हैं? शहरों में, यानी कि नगरों में मौजूद होते हैं। इसके अलावा बच्चों औद्योगिकरण भी कहाँ होता है? नगरीय क्षेत्रों में ही होता है, और औद्योगिकरण की वजह से वहाँ पर रोजगार भी उपलब्ध होते हैं, और लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अभाव के कारण नगरों में जाना पसंद करते हैं। परिवहन एवं संचार साधनों का विकास। बच्चों हमने पहले भी जाना था कि गांव में परिवहन और संचार के साधनों का विकास नहीं होता है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में ये सब सुविधाएं बहुत अच्छे से होती है। इसीलिए नगरों की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। कृषि का अलाभकारी होना। बच्चों कृषि मानसून का जुआ कहलाई जाती है भारत में। यदि मानसून अच्छा है तो कृषि की फसल अच्छी प्राप्त होगी, नहीं तो किसान को बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो जो कृषि होती है वो अलाभकारी होती है, और रोजगार में एक निश्चित समय पर निश्चित तनख्वाह मिल जाती है, इसीलिए लोग गाँव से नगरों में आना पसंद करते हैं। इसके अलावा बच्चों लघु एवं कुटीर उद्योगों की समाप्ति होती जा रही है। बच्चों इस मशीनीकरण और औद्योगिकरण के युग में लघु और कुटीर उद्योगों का गला घुटता जा रहा है, जिसकी वजह से लोग गांव को छोड़कर नगरों में आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने जाना जनसंख्या संरचना का एक घटक भारत के संदर्भ में।
मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको आज का ये भाग बहुत भली भांति समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे भाग 2 के साथ में, तब तक बने रहिए ई कक्षा के साथ में, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।